नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। यूक्रेन रूस की जंग के बीच में फंस गए हैं भारत के छात्र और इन छात्रों के घर वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि उनका लाल किस हाल में होगा। वहीं इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए शुरू हुआ है ऑपरेशन गंगा, जो निकल पड़ा अपने मिशन में। चलिए, यूक्रेन में इस समय फंसे हुए हैं हज़ारों से ज़्यादा छात्र और जो बुझे हुए दिल थे वो भी मुरझाए हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है इस समय कि जल्दी से जल्दी इन हज़ारों छात्रों को वापस ले आया जाए, लेकिन दिक्कत है वो सबसे बड़ी, वो ये है इस समय कि लोग ज़्यादा हैं, समय कम, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 4 केंद्रीय मंत्री को बॉर्डर्स पे भेजा है। दिन सोमवार, जगह दिल्ली एयरपोर्ट। ऑपरेशन गंगा की कामयाबी की 6वीं फ्लाइट, जो यूक्रेन के बम धमाकों के बीच से 240 छात्रों को बचाकर दिल्ली एयरपोर्ट पर लाई, तो बुझे हुए ये दिल, मुरझाए हुए चेहरे अपनों को देखकर खिल भी उठे और चहक भी उठे। Russia attacks on Ivano airport, then we asked them to leave the country and reach to Poland. So they have taken a taxi and moved to Poland border. And government of India, MIA, has helped us. Pankaj Garg has helped us them to cross the Ukraine border to enter into the Poland border. Well, the MEA was on the other side of the border, in the Polish border. I also understand that they cannot help us in the Ukrainian border because they cannot cross themselves all the time. So this is the reason why when we were there, so we kept getting calls from them, but luckily. दरअसल यूक्रेन रूस की जंग के बीच 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे, तो फिर इन लोगों को निकालने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा का पहला दिन, तारीख 26 फरवरी, दिन शनिवार, जगह दिल्ली एयरपोर्ट। एयर इंडिया की पहली फ्लाइट रोमानिया से होते हुए 219 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंची। इसके बाद ऑपरेशन गंगा ने और ज्यादा रफ्तार पकड़ी, तो अगले दिन एयर इंडिया की 3 स्पेशल फ्लाइट फंसे हुए भारतीयों को बचाने रवाना हुई। इसके बाद सुबह 3:16 पर ऑपरेशन गंगा दूसरी फ्लाइट बुखारेस्ट से 250 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और 6 घंटे बाद सुबह 9:23 पर एयर इंडिया की तीसरी फ्लाइट यूक्रेन में फंसे 240 लोगों को लेकर एयर इंडिया का फ्लाइट हंगरी से दिल्ली पहुंचा। वहीं 27 फरवरी को शाम 5:44 पर ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया की चौथी फ्लाइट बुखारेस्ट से 198 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची। वहीं सोमवार की सुबह 6:30 पर एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट 249 छात्रों को बचाकर ले आई और इसी तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक करीब 1100 छात्रों की जिंदगियां महफूज की गई। दिल्ली की दहलीज पर कदम रखते ही इन बच्चों की जान में जान आई, तो इनके घर वालों की धड़कनों का चैन आया। हमें पहले इवैक्यूएट, हम नज़दीक है रोमानिया बॉर्डर से, तो इसलिए उन लोगों ने ये स्ट्रेटजी अप्लाई की है कि हमें पहले निकाले ताकि वो नॉर्थ में तो वेस्ट साइड में आ सके। सिचुएशन तो हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब ही है, जिसकी वजह से यहाँ आना पड़ रहा है सबको, और फायरिंग हो रही है चारों तरफ, बम मिसाइलें दागी जा रही है। पानीपत से बिलोंग करते हैं,
तो चर्निवित्सी में ऐसा था, वो रोमानिया बॉर्डर से जस्ट 40 किलोमीटर्स दूर था। तो हम बॉर्डर से बहुत नज़दीक थे, तो हमें डायरेक्टली बॉर्डर थ्रू ट्रांसपोर्ट किया गया यूनिवर्सिटी के बस थ्रू, और वहाँ से यूनिवर्सिटी की बस ने हमें दिया एम्बेसी, रोमानिया एम्बेसी थी वहाँ पे, तो उन लोगों ने हमें 7 आवर्स का ट्रैवल करके डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुँचाया उसी बस में। वहाँ जो है वो अभी सोल्व नहीं हुई, लेकिन बॉर्डर से क्रॉस होने के बाद से लेके यहाँ तक हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत हमें सामना नहीं करना पड़ रहा। बाकी बॉर्डर पे सिचुएशन अभी इसलिए ख़राब है कि 2-3 दिन से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं वहाँ, तो उस वजह से जो भारतीय दूतावास है वो सिचुएशन संभाल नहीं पा रहे। भले ही 3 दिनों से गंगा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार अभी नाकाफी है, क्योंकि अभी भी करीब 19,000 से ज्यादा यूक्रेन में लोग फंसे हुए हैं। कई वीडियोस आए हैं जिसमें दिख रहा है कि कैसे छात्रों को भूखे प्यासे रहकर बंकरों में अपनी जान बचानी पड़ रही है। बाहर बम धमाके हो रहे हैं, इसलिए ये छात्र एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। वहीं मोदी सरकार ने भारतीय छात्रों को बचाने के लिए खास रणनीति बनाई है, जिसके तहत 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा, जो भारतीय लोगों से बातचीत कर उनको रेस्क्यू करने का इंतजाम करेंगे। इसके साथ ही भारतीयों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा को अब एयर इंडिया के अलावा इंडिगो और स्पाइस जेट का भी साथ मिलने जा रहा है। कई देश की सीमाएं लगती हैं इस देश के साथ, और अलग अलग जगह से लोग बाग निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए और लोगों में एक भरोसा डालने के लिए कि सरकार पूरे तरीके से उनके साथ खड़ी है, 4 मंत्रियों को उसके लिए भेजा जा रहा है। और हम लोग अलग अलग देश में जाएंगे। मुझे पोलैंड भेजा जा रहा है, क्योंकि पोलैंड की सीमा के पास भी काफ़ी लोग उधर से पोलैंड में आने के लिए तैयार हैं। हताशा और निराशा के इस आलम में एक उम्मीद की किरण दिख रही है, जो है आज बेलारूस के बॉर्डर पर होने वाली यूक्रेन और रूस की बैठक, जिसमें कुछ हल निकलने की उम्मीदें पूरी दुनिया लगाई बैठी है। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने अपने न्यूक्लियर डिफेंस को भी अलर्ट कर दिया है। ऐसे में ये लगता है कि अगर आज हल ना निकला तो कल बड़ा बवंडर हो सकता है। ET9 से देख। चलिए इस पर और बारीकी से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ORF के डिस्टिंग्विश्ड फेलो मनोज जोशी। मनोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो ये, जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा के तहत जो छात्र वहाँ फंसे उनको निकाला जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? आप किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को देखते हैं? तो देखिए, ऐसा है कि जहां तक के बच्चे हैं उनको निकालना तो था ही, मतलब ये तो एक हमारा फर्ज बनता है एक देश होने के नाते। पर ये कोई नई बात नहीं है। 1990 में जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था, तो उस जमाने में हमने उस इलाके से 1,70,000 लोग निकाले, और वहां से 500 फ्लाइट भरी एयर इंडिया की। 2 महीने में इतने लोग वहां से निकाले गए। समस्या यूक्रेन से भी गंभीर थी उस समय वहां। 2011 में हमने लिबिया से 15,000 लोग निकाले, समुद्री रास्ते और हवाई रास्ते वहां से निकाले गए। और अभी 2015 में हमने येमेन से निकाले, वहां भी काफी गंभीर स्थिति थी। एक ही वहां पे बंदरगाह अवेलेबल था, लड़ाई चल रही थी, बमबारी चल रही थी। वहां से हमने 6,000 लोग निकाले, उसमें से 5,000 भारतीय थे और 1,000 विदेशी नागरिक थे। तो ये तो हमने करना ही था। हर देश अपने नागरिकों को निकालता है। इतना ही है कि शायद हमने कुछ देरी करी वहां पे उनको सतर्क करने की कि अब टाइम आ गया है यूक्रेन से निकलने का। तो वहां पे हमारा असेसमेंट कुछ मुझे लगता है कि ठीक नहीं था। मनोज, देखिए इस बारे में तो बात हो ही रही है कि क्या इससे पहले भी एक इंटीमेशन जा सकता था, लेकिन एक और सवाल अब ये है कि जो सिचुएशन आन पड़ी है, हालांकि फ़्लाइट शुरू हो गई है लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसके लिए एक अलग और एक स्पेशल मिशन की ज़रूरत है? देखिए, स्पेशल मिशन का सवाल है, इस समय वहां पे जंग चल रही है। मिशन को यूक्रेन जो है उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो लड़ाई लड़ रहा है, मतलब वो मुल्क जो है उसके ऊपर हमला हो रहा है। क्या उसके पास टाइम है कि वो एक स्पेशल मिशन को वहां आने दे, अंदर आने दे? कैसे जाएगा मिशन, कैसे लोगों को निकालेगा? हाँ, ये जरूर है कि
जो बगल के देश हैं उसकी सीमा पे हम लोग तैनात कर सकते हैं, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं और ऑफिशियल्स हैं उनको तैनात कर सकते हैं, ताकि वहां पे पूरी कोशिश की जा सकती है कि जैसे ही बच्चे जो खास इलाके में उनको बुलाएं, क्योंकि पश्चिम यूक्रेन जो है वहां पे अभी स्थिति काफी नियंत्रण में है, तो वहां पे पश्चिम में बुलाए और वहां से जो है बाहर निकलवाए। और शायद मैंने ये भी देखा है कि सरकार ने तय किया है कि कुछ मंत्रीगण वहां जाएंगे, 4-5 मंत्री जाएंगे, उसकी चार्ज लेंगे। अब ये सुना है, अब पता नहीं असलियत क्या है। जी मनोज सर, एक राहत की खबर इस समय यह आ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में सुलह वार्ता के लिए बातचीत चल रही है। क्या आपको लगता है कि सुलह हो पाएगी? अगर हो पाएगी तो किन शर्तों पे हो पाएगी आपके हिसाब से? देखिए, उम्मीद तो सब लोग कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बनेगा। हो सकता है कि कुछ और भी पीछे की बातचीत हो चुकी है। जो मसला है पेचीदा मसला है, पर अब दोनों जान चुके हैं उसकी गंभीरता, उसकी जान चुके हैं। रूस भी जान चुका है कि यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है, और यूक्रेन भी जान चुका है कि रूस जो है वो कितना गंभीर है इस मसले में। तो अगर थोड़ी अक्लमंदी रहेगी तो मैं समझता हूं कि सीज फायर हो सकता है। सीज फायर अगर एक बार हो जाए तो उसके बाद और कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि रूसी सेना वहां से हटे, और फिर जो समझौते हैं, समझौता जो हो सकता है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसकी बात फिर आगे बढ़ सकती है। लेकिन मनोज सर, एक तरफ तो बातचीत की बात हो रही है, दूसरी तरफ रूस जो है वो अपने एटॉमिक फोर्सेस को भी तैयार कर रहा है, यूक्रेन में लोगों को कह रहा है आप जगह को खाली कर दें। तो ये ऐसे कैसे शांति वार्ता होगी जब एक जो साइड है वो कहने को तो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जो उसके दूसरे एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा पीस को लेके, शांति को लेके अग्रसर नहीं लग रहे हैं? देखिए, लड़ाई की सिचुएशन में यही होता है, दोनों साइड चाहती हैं कि ये ना दिखाएं कि हम कमजोर हैं। तो रूस भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम कमजोरी की वजह से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो उनको ये दिखाना था, वो अपना दिखा रहे हैं कि हम ताकतवर हैं, हम शक्तिशाली हैं, तो इसलिए उन्होंने ये कदम उठाए हैं। पर मुझे लगता है कि अब तक उनको ये पता लग गया होगा, जैसे मैंने आपसे कहा, कि यूक्रेन जो है इतने आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है और लड़ने के लिए तैयार है। और इसका रूस हो सकता है कि रूस को इतनी ऐसी कीमत देनी पड़े जो कि वो तैयार नहीं है जिसके लिए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अगर हम बात करें जो नाटो फोर्सेस हैं, यूरोप है, यूएस है, और उसने रूसी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। यूरोप ने अपने जो एयर स्पेस है उसमें भी रूस के लिए बंद करने का ऐलान कर चुके हैं। क्या ये जो सैंक्शंस की हम बात कर रहे हैं ये केवल खानापूर्ति के लिए है, या इनका कुछ असर भी होगा रूस पे ताकि वो अपने एक्शंस को थोड़ा सा कर्टेल कर पाए? काफी बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि देखिए ये स्विफ्ट का जो सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है कि बिल्कुल ही घुटने टेकने वाली बात आ जाती है, क्योंकि पूरे जितने आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, विदेशी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, वो इस सिस्टम के जरिए जाते हैं। और भी सिस्टम है, रूस ने भी अपना बनाया है, चीन ने भी बनाया है, पर जो सबसे अहम सिस्टम है वो स्विफ्ट का है। तो एक तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात आती है, दूसरी है टेक्नोलॉजी की बात। टेक्नोलॉजी इस समय रूस चाहे काफी एडवांस मुल्क है, चीन के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, पर फिर भी उसकी काफी डिपेंडेंसी है यूरोप पे और अमेरिका पे। और अगर ये प्रतिबंध लगे तो उसके ऊपर उसकी आर्थिक स्थिति को चोट तो जरूर आएगी, और काफी गंभीर चोट आएगी। अगर सब प्रतिबंध जो है उनको साथ लिया जाए तो ये है कि रूस जो है 5-10 साल पिछड़ सकता है। यही बात हुई है ईरान के साथ। आपने देखा कि ईरान को बिल्कुल जो है पस्त कर दिया है ये सैंक्शंस ने।
वहां भी इसी किस्म के सैंक्शंस वहां पे लगे हुए हैं। अब ईरान और यूरोप और अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है उसका जो परमाणु प्रोग्राम है उसके बारे में। तो ईरान के ऊपर भी काफी गंभीर सैंक्शन लगाए गए और वो सैंक्शन ऐसे थे कि भारत को भी अपना वहां से अपनी तेल की खरीद जो है वो बंद करनी पड़ी ये सैंक्शंस की वजह से। तो सैंक्शंस का असर जो है काफी तगड़ा होता है और काफी गंभीरता से रूस को सोचना होगा कि अगला कदम क्या लें। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये शांति वार्ता